आइए आज हम लोग नया एक टर्म सीखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों सीखेंगे? क्योंकि जो अगला आपका टर्म है वो है वास्तविक संख्या। तो जब तक आप अपरिमेय संख्या नहीं जानिएगा तब तक वास्तविक संख्या आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं, आपको लिखवाया भी है और एक चैप्टर भी आपको करवाए हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आज हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो यही आपका अपरिमेय संख्या सीखना है। तो अपरिमेय संख्या का पहले डिफिनीशन हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या का जैसे डिफिनीशन है उसके जस्ट विपरीत है। ठीक है, परिमेय संख्या का क्या डिफिनीशन था, एक बार हम और रिकॉल कर देते हैं। परिमेय संख्या का यही डिफिनीशन था कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको अपरिमेय पढ़ना है, यानी उसका उल्टा है। और यहाँ पर लग गया एक आपको हम हिंदी का अथी बता देते हैं। जैसे और जो है यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक है, तो ओ का मतलब होता है जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि नो, मतलब ये परिमेय नहीं है। ओ का मतलब हो गया नहीं, तो ये परिमेय नहीं है, वो परिमेय संख्या है। यानी इसका डिफिनीशन किस तरह हो जाएगा, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर Q जो है वो क्या हो जाएगा, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, P/Q के रूप में हम अपरिमेय संख्या को लिख नहीं सकते हैं, और Q जहाँ की बराबर नहीं हो 0 पे, तब ये जो है क्या होगा, अपरिमेय संख्या का यही डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और Q जो है वो बराबर नहीं है 0 पे। लेकिन एक और चीज़ होता है कि यहाँ पर जो P हो या Q हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है, √2, √3। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि √4 तो नहीं, ये आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो ये आपको 2 हो जाएगा। 2 तो एक परिमेय संख्या है, आप जानते हैं। इसलिए जो √4 जो होगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और उसके बाद में √5 हो जाएगा। मतलब एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये नहीं कि रूट अगर लग गया तो वो अपरिमेय ही होगा, ऐसा नहीं है। जिसमें रूट लग गया वो परिमेय भी हो सकता है। क्यों? अगर इसका पूर्ण वर्ग निकल जाए, जैसे 4 है, 4 का आप निकालिएगा तो रूट अंडर निकालिएगा तो इसका 2 आ जाता है, तो ये परिमेय हो जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर रूट लग गया तो हर एक संख्या अपरिमेय ही हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रूट लगने के बाद संख्या परिमेय हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन। अब इसके आगे वाला जो टर्म है वो अब हम लोग सीखेंगे, वो क्या है। इसके आगे वाला संख्या है वास्तविक संख्या। अब अगला हम लोग का टर्म है वास्तविक संख्या। इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। ठीक है, अब वास्तविक संख्या होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एक टर्म होगा आपका समुच्चय, किताब में होगा समुच्चय, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय का मतलब हो गया कि उसका सम्मिलित रूप, मतलब कि जैसे अगर आप वास्तविक संख्या कर रहे हैं तो उसमें आपका परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय संख्या भी मिला हुआ रहेगा। जैसे कि अब इसका डिफिनीशन तो आपको बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है, इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, जैसे में इसमें 1, 2, 3, उसके अलावा √4, √6, √10, √5, जो भी संख्या ले लीजिए वो परिमेय होना चाहिए और अपरिमेय होना चाहिए। यही क्या होता है, यह वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, तो ये छोटा सा टर्म था, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि
ये सब संख्या जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे -1 हो जाएगा तो ये निगेटिव संख्या हो जाएगा, तो ये वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनस दे दिया तो ये वास्तविक संख्या में नहीं होगा, क्योंकि इसको भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बटा एक करके लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या का वही डिफिनेशन होगा कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप। ठीक है, अब हम लोग सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी अपरिमेय संख्या को आप संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को दर्शाने का हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिएगा तो शायद पहला वीडियो या दूसरे वीडियो में होगा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। जैसे कि मान लीजिए √5 है। ठीक है, तो पहले तो आप जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका पूरा इसका हाथी नहीं निकलेगा, रूट नहीं निकलेगा। इसका रूट निकालिएगा तो 2 पॉइंट करके आएगा, कुछ रूट आता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे दर्शाना है? ठीक है, तो इसके लिए एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस हम लोगों को करना होगा, तो उसके तहत हम √5 को दर्शा पाएंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा हम खींच लेंगे। ठीक है, इस पर जो है हम पॉजिटिव, ये 5 है तो किसी भी रूट को संख्या जब निकालिएगा बाहर तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव दर्शाना है क्योंकि इसका 2.5 आता है, तो इसके लिए हम लोग 3-4 खंड बना सकते हैं। तो और यहाँ पर 1 रख लीजिए, ये 0 हो गया आपका। और दाहिने से आपको बताया था कि संख्या रेखा के दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है और ये आगे की ओर बढ़ सकता है, यहाँ पर ये आगे की ओर और आगे चल जाएगा। अब 0 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया। ये इतना ध्यान रखना है कि इस जो खंड होना चाहिए वो सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 के बाद आता है 5, तो 4 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 2 होता है। और 5 और 4 के आगे कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है? 9 है, तो 9 का होता है 3, यानी 5 का जो वर्गमूल होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। इतना तो आप समझ गए। क्यों आएगा? क्योंकि 4 और 9 के बीच का ये एक संख्या है। ठीक है, तो इसके आसपास आएगा, 2 के आगे आएगा और 3 के करीब नहीं, लेकिन 3 के दूर आएगा और 2 के काफ़ी करीब आएगा, यानी इसके आसपास आएगा। अब एग्जैक्ट कहाँ आएगा इसी को हम लोग को अधिक ज्ञान करना है। ठीक है, तो अब देखना है, अब जो है √5 को अगर हम चाहें तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो इसको रूट अंडर कर लें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, √5 को आसानी से लिख सकते हैं। 2 2 4 और 1 5, √5 ही होगा, सेम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जैसे संख्या रेखा हो गया तो 2 के स्थान पर हम लोग इंडिकेट कर देंगे, और एक जो ये संख्या है इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर, एक माने यूनिट का ऊपर एक लंबाई ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक पॉइंट फिर से कर देंगे, इसका लंबाई आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इस संख्या रेखा पर 2 है और इसके लंबवत एक यूनिट का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक नामकरण कर लेंगे, जैसे ये पॉइंट 0 है तो यहाँ पर O पॉइंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा A, और इसका नामकरण हो जाएगा, ये सभी पॉइंट हो गया आपका, तो इसका नाम हम लोग रख लिए, इसका O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक OB को मिला लेंगे। ठीक है, OB मिलाने के बाद अब OB के चाप लंबाई का चाप लेकर एक चाप हम लोग काट लेंगे। ठीक है, और OB को हम लोग मिलाए हैं तो ये लाइन नहीं होगा, ये जो होगा ब्रैकेट लाइन होगा, टुकड़ा लाइन होगा। ठीक है, इसको हम लोग माने हैं और इसके बाद में एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक देखेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर जाकर किसी पॉइंट पे काटेगा, इसका हम लोग नाम रख लेंगे P, और यही जो पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा √5 को दर्शाएगा। ठीक है, तो
देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि √5 को दर्शाना है, लेकिन अब आप आसानी से समझ जाइएगा। अब जो है यही जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, √5 वाला पॉइंट होगा, यहीं पर आपका √5 आ जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, आप समझ गए होंगे। पहले 5 है तो 5 को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 4 और 5, ये 5 ही आ जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम एक संख्या रेखा ले लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 0 1 2 3 भाग में बांट लेंगे। अब क्यों ये 2 और 3 के बीच आएगा, तो इसके लिए आप जब आगे का चैप्टर में जाइएगा तो √5 का जब मान निकालिएगा तो अप्रॉक्स आता है 2 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा, 2.2 करके इस तरह आता है, यानी 2 और 3 के बीच में आएगा। और ये देखेंगे तो 2 का वर्गमूल, 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में इसका मान आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे 4 होता है तो 4 और 9, अगला उसका पूर्ण वर्ग क्या होता है 9, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये जो होगा 2 और 3 के बीच में आएगा। और यहाँ से हम क्या किए हैं कि 2 पर एक पॉइंट ले लेंगे, ए हो जाएगा पॉइंट, उसके लंबवत एक यूनिट का एक लंबाई ले लेंगे और ओ से बी को मिला लेंगे, और साथ ही यही लंबाई का चाप यहाँ पर काट देंगे, जो यहाँ पर जाकर चाप कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब जो है अगला टर्म क्या है, अब √5 को तो आसानी से दर्शाया जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए कि √3 को दर्शाना है तो उसके लिए अब देखिए कैसे करना होगा। अब कह रहा है कि अगला सवाल मान लीजिए है, जैसे आपके चैप्टर में भी ये सवाल है, प्रश्नावली 1 के बीच जब देखिएगा तो उसमें आपको सवाल है कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो ये थोड़ा सा उससे बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है, जैसे √5 को हम लोग दर्शाए थे उसी तरह पहले देख लेंगे ये किसका योग होगा। तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, तब जो होगा क्या होगा, ये √3 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये √3 हो जाएगा। फिर तो पहले हम इसको छोटे छोटे रूप में तोड़ लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर हम एक संख्या रेखा लेंगे, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं पॉइंट O। उसके बाद 1 और 2, यहाँ पर 3 भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब √3 का मान किसके बीच में आएगा, तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 1 और 2 के बीच में ये संख्या है। ठीक है, तो 3 है, यानी इसका जो मान होगा 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, तो 1 और 2 के बीच में इसका मान आएगा। ठीक है, यानी इसी के आसपास आएगा। कितना आएगा ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को क्या अब ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करना होगा, अब हम बताते हैं। जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक जो लंबाई है यहाँ पर, इसके लंबवत एक यूनिट का, सीएम कोई भी यूनिट हो सकता है, 1 यूनिट का लंबवत, इसके संख्या रेखा का लंबवत एक लंबाई का चाप ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे कोई नाम दे देंगे, बी दे दिए, और इसका नाम दे देंगे क्या, ए। इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके मर्जी का अति है, मन का बात है, आप इसको बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से इसको जिस तरह उस पिछले वाले सवाल में मिलाए थे, इसको हम बी से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पिछले वाले सवाल में √5 था, तो ये केवल 2 का वर्ग जोड़ दिए थे तो हम लोग आ गया था, लेकिन इसमें 3 का वर्ग है, तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पर जो है इस लाइन को अब हमको कड़ा करना होगा। क्यों, क्योंकि फिर इसके एक और जो है इसके लंबवत अब एक और हमको लाइन खींचना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो एक तो यूनिट यहाँ पर हो गया, एक यूनिट ये हो गया, और तीसरा यूनिट कहाँ से होगा, तो इसके अब लंबवत जो है 1 यूनिट का इधर लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इधर एक यूनिट खींच लेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको, अब देखिए ये जो हम लंबवत यहाँ पर खींचे हैं, तो ये इसका मान 1 नहीं होगा, यहाँ पर जो 1 है और ये भी 1 है, तो ये अगर रूट निकालिएगा, आप पढ़िएगा अगले क्लास में पढ़िएगा, या आप जानते होंगे कि इसका जो स्क्वायर होता है दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला जो कि आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, या 9th में भी कुछ है, इसका अगले चैप्टर में आपको मिलेगा। इसका स्क्वायर के बराबर ये वाला होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 1
2 हो जाएगा, तो ये इसका मान हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1 यूनिट का फिर यहाँ पर हम लंबाई यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये जो 0 पॉइंट है, यहाँ पर जो 0 है, इसके लंबवत अब हम एक लाइन को जूम करेंगे। ये लाइन कहाँ जाकर कट रहा है, तो अप्रोक्स यहाँ पर आकर ये लाइन कटेगा। अब जो है हम लोग का पिछले सवाल में जिस तरह किए थे, ये O और इस पॉइंट का नाम देते हैं D। ठीक है, अब OD एक चाप लेकर, लंबाई लेकर, चाप लेकर यहाँ पर एक लंबाई के चाप काटेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चाप लगभग, और कोई प्रकार का यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए एजेक्ट नहीं होगा। आप जब बनाइएगा प्रकार लेकर, तब जो है आप काटिएगा तो ये आकर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और जहाँ पॉइंट मिलेगा इसका नाम हम लोग दे देंगे P, और यही हो जाएगा आपका √3। देखिए, देखने में तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। जैसे √3 है तो √3 को एक √1 फिर 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर, फिर ये 3 आ जाएगा √, इतना तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, पिछले सवाल में जैसे किए थे कि एक, अब यह √3 का मान जो है किसके किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका जब आगे चल के मान निकालिएगा तो इसका मान होता है 1.73, यानी 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा ये मालूम नहीं है। और पहले क्या किए हैं, एक संख्या रेखा ले लिए हैं, उस पर 1 2 इंगित कर लिए, 1 और 2 के बीच आएगा तो हम लोग का मान यहाँ पर आएगा। पहले हम एक लंबाई का 1 यूनिट ले लिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लंबाई का 1 है। फिर इसके बाद एक और यहाँ पर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर लंब में एक यूनिट का एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर एक नाम दे देंगे पॉइंट B। अब इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा √, हम लोग बताए हैं कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जा रहा है। तो यही √2 यहाँ पर आ गया है, ये वाला। अब उसके बाद फिर एक और एक यहाँ पर एक हम लोग ले लिए, फिर ये वाला एक यहाँ आ गया, और यहाँ से एक यूनिट का एक और इसके लंबवत, ये B के लंबवत एक लाइन खींचेंगे, और फिर उसके बाद में जो है पॉइंट O से इसको मिलाए हैं, और OD एक चाप लेकर के इसको हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पर चाप लेंगे तो ये लाइन के यहाँ पर आकर कटेगा, और यही पॉइंट हो जाएगा P, और यही हो जाएगा √3। इसको एक दो बार और आप जब वीडियो देखिएगा फिर से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हमको लगता है कि जो प्रश्नावली, आगे वाला प्रश्नावली है 1 का B, उसका हम जितना भी थ्योरी हो सकता था वो सब हम दे चुके हैं। ठीक है, अब जो है इसका चैप्टर का सवाल करते हैं। तो पहला सवाल आपका क्या है, पूछा है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सवाल इस तरह से है, √36/64। ठीक है, एक ये सवाल है। उसके अलावा एक है कि √3 एक है -9/49, √, में है। और एक है √9/81। तो इन चारों में से एक ही कोई जो है अपरिमेय संख्या है, उसमें से चुनना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए, अब हम आपको पहले ही बताए थे, इसी वीडियो में बताए हैं कि अगर रूट चढ़ा दिया है तो ये नहीं कि वो अपरिमेय ही होगा, क्योंकि इसका अब जब देखिएगा जैसे 36/64 है, तो इसका जब देखिएगा तो इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो निकल जाएगा। ये 6 का वर्ग होता है 36, और ये 8 का वर्ग होता है 64, यानी ये जो है। अब देखिएगा, जब पूछिएगा, अब हम ही आपसे पूछे कि 6/8 क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये √3 है। तो ये तो आप जानते हैं, ये इसका देखिएगा तो √3 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो इसका पूरा नहीं निकलेगा, तो यही जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हमको आंसर तो मिल गया, लेकिन देखते हैं ये क्या अपरिमेय है कि नहीं। तो देखिए, ये -9 है, लेकिन यहाँ पर √49 है, तो 49 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो ये 7 आ जाएगा।
तो ये भी जो क्या हो गया, ये माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अब ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका भी देखिएगा तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और 81 कितना हो जाएगा 9, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। तो इन चारों में से कौन अपरिमेय है, तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका पहला नंबर सवाल था, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे एक सवाल है आपको ऑब्जेक्टिव में है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। मान लीजिए कि कोई दो अपरिमेय संख्या हो गया, ऐसे √2 और √3, इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। इसका जब मान अब आगे चल के जब निकालिएगा हम बताएंगे आपको, तो इसका आएगा 1.41। ठीक है, और इसका जब मान निकालिएगा तो 1.73। ठीक, तो कोई पूछे कि इन दोनों संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कितना है, इसके आगे और भी डॉट डॉट आता है। ठीक है, इसके आगे भी निकालिएगा तो और संख्या आता है, लेकिन किन 2 अंकों तक दशमलव के बाद यही आता है। अब इस दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं 1.41354, इस तरह करके। फिर एक संख्या ले लीजिए 1.4234, इस तरह करके डॉट डॉट, इसके बाद डॉट डॉट, यानी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत जितना मन करे जितना आप अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। यही आपका सवाल है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अनगिनत। ठीक है, उसका अगला सवाल है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि अगर दो वास्तविक संख्या, या मान लीजिए कि जैसे एक 2 हो गया और एक √2 हो गया, तो इसके बीच में कितनी संख्या निकाल सकते हैं। इसके मान हम बताए हैं अभी 1.41 आता है, इसका 2 आता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अब फिर से जितना भी चाहे उतना अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये भी हो जाएगा कि क्या, इसका भी आंसर हो जाएगा अनगिनत। ठीक है, उसका अगला सवाल है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो ये भी अनगिनत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होता है, √2 हो गया और फिर वही हो जाएगा √2 और 2, दोनों वास्तविक संख्या है, इसके बीच में भी आप अनगिनत अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। चौथा सवाल क्या है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय कितनी उभयनिष्ठ संख्याएं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए परिमेय संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा। समुच्चय का मतलब आपको हम समझाए हैं, समुच्चय का संख्या हो गया कि परिमेय संख्याओं का इकट्ठा रूप। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/4, इस तरह करके ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, और अपरिमेय संख्या क्या हो गया, √3, √4, ये सब हो गया। तो अब देखिएगा कि इस संख्या में कोई भी संख्या क्या दोनों में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अगर परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कोई क्या उभयनिष्ठ संख्या होता है, तो कहिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मान जो है निश्चित होता है और इसका मान निकालिएगा तो अनिश्चित होता है। इसके बाद में आप जैसे निकाले हैं 7, 3, उसके बाद में और जितना भी निकालिएगा, जितना आगे जाइएगा उतना अलग अलग संख्या आएगा। तो यही बात है कि एक भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होता है। और अब लास्ट जो सवाल है कि पूछा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत एक बिंदु होता है। तो हम आपको अभी संख्या रेखा में दर्शाए हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो उसके लिए देखे हैं कि √3 के लिए भी एक आपका पॉइंट आ गया था जो कि 1 और 2 के बीच था। ठीक है, यहाँ पर √3 था मान लीजिए, और √5 का निकाले हैं तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आया था। ठीक, तो हाँ, हर एक अपरिमेय संख्या के लिए भी संख्या रेखा पर एक पॉइंट होता है। तो ये आपका जो हो गया प्रश्नावली 1 का बी और पूरा तरह से आपका समाप्त हो गया है। आप इसको बनाइए, अगर नहीं उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से सवाल आपको नहीं आया। अगला वीडियो में हम लोग अब इसके आगे का पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो है इसको अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, या हम में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं, इसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।